एक पल के लिए ना मांडले जेल की उस सीलन भरी और एकदम घुटन वाली काल कोठरी के बारे में सोचिए। जी। मतलब जहां आपको 6 साल की कठोर सजा मिली हो। हाँ बिल्कुल, वो एक अमानवीय स्थिति होती है। हाँ, कोई भी आम इंसान ना ऐसी हालत में मानसिक रूप से बिल्कुल टूट जाएगा। जी। लेकिन कोई व्यक्ति इसी काल कोठरी को अपनी तपोभूमि बना ले और वहां एक ऐसा दार्शनिक ग्रंथ लिख डाले जो एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दे। तो ये कोई मामूली बात तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आज की हमारी इस डीप डाइव का मकसद भी यही है। हमारे सुनने वालों के लिए आज जो स्रोत और नोट्स हमने इकट्ठा किए ना, वो इसी वैचारिक भूचाल के केंद्र में हमें ले जाएंगे। सही कहा। और हमें अक्सर ये सिखाया जाता है ना कि आजादी की लड़ाई बस कुछ याचिकाएं दायर करने और प्रार्थना पत्र लिखने से धीरे धीरे आगे बढ़े। हाँ, जैसे सब कुछ बहुत आराम से हो रहा था। मतलब वास्तविकता इससे बहुत अलग है। ये एक ऐसा दौर था जिसने पूरे परिदृश्य को उलट कर रख दिया। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे 3 विचारकों ने, जिन्हें हम लाल बाल पाल कहते हैं, कैसे उन्होंने पूरे आंदोलन को याचिका के युग से बाहर निकालकर एकदम कट्टरपंथी, आत्मनिर्भर और स्वदेशी रास्ते पर मोड़ दिया। इस पूरी चर्चा को समझने के लिए ना हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प वेन आरेख या वेन डायग्राम दिया गया है। अरे हाँ, वो डायग्राम वो बहुत सटीक है। अगर हम विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों के विचारों को एक साथ रखें तो उनके बीच का जो संगम उभर कर आता है वो है क्रांतिकारी विचार और स्वदेशी आंदोलन। और ये संगम ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब जरा इनका भौगोलिक विस्तार देखिए। विपिन चंद्र पाल बंगाल की बौद्धिक गहराई से आते थे और लाला लाजपत राय पंजाब की ऊर्जा की आवाज थे। बिल्कुल। और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक। मतलब भारत के 3 एकदम अलग अलग कोने, भाषाएं अलग, पृष्ठभूमि अलग, लेकिन उनका वैचारिक निशाना एक ही जगह था। ये सिर्फ 3 नेताओं का कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं था, ये पूरे भारत की सामूहिक चेतना का एक होना था। वाकई। और किसी भी बड़े बदलाव या क्रांति के जमीन पे उतरने से पहले ना एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। एकदम सही। और जब तक विचारों की नींव ठोस ना हो कोई आंदोलन टिक नहीं सकता। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये ब्लूप्रिंट तैयार करने की शुरुआत विपिन चंद्र पाल के चिंतन से होती है। अच्छा, यहाँ ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आया नोट्स पढ़ते हुए। मैं सोच रही थी कि विपिन चंद्र पाल शुरुआत में केशव चंद्र सेन के प्रभाव में आकर ब्रह्मो समाज से जुड़े थे ना? जी हाँ, बिल्कुल जुड़े थे। और ब्रह्मो समाज तो मूल रूप से एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। मतलब समाज की कुरीतियों को दूर करना उनका काम था। तो सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान जिसकी जड़ें समाज सुधार में थीं, वो भारत में फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट यानी क्रांतिकारी विचार का जनक कैसे बन गया? और ये सवाल बहुत लाजमी है, पर देखिए ये कोई अचानक लिया गया यूटर्न नहीं था। अच्छा, ये उनकी समझ का एक क्रमिक विकास था। मतलब अगर हम 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन को देखें तो तस्वीर साफ होती है। वहां क्या हुआ था? वहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार के आर्म्स एक्ट का बहुत कड़ा विरोध किया था। पाल को ना ये गहराई से एहसास हो गया था कि एक गुलाम समाज में कोई भी सामाजिक सुधार स्थायी नहीं हो सकता। मतलब बिना आजादी के सुधार का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। जब तक लोगों के पास राजनीतिक आजादी नहीं है, आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है, तब तक समाज सुधार की बातें सिर्फ हवा में महल बनाने जैसी हैं। वाह, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और इस विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता को अपना हथियार बनाया। हाँ, पत्रकारिता उनके लिए बहुत अहम थी। हमारे नोट्स में उनकी कई पत्रिकाओं का जिक्र है, जैसे सिलहट से निकलने वाली परिदर्शक, न्यू इंडिया और सबसे जरूरी वंदे मातरम। वंदे मातरम तो जैसे स्वदेशी आंदोलन का मुखपत्र ही बन गया था। पत्रकारिता सिर्फ खबरें छापने के लिए नहीं थी उनके लिए, वो एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे थे। और हिंदू रिव्यू जैसी पत्रिका भी तो थी। जी, हिंदू रिव्यू का मुख्य उद्देश्य एम्पायर आइडिया का विश्लेषण करना था, लेकिन उनकी जो असली वैचारिक गहराई है ना, वो उनकी किताबों में दिखती है। किताबों के नाम से ही काफी कुछ समझ आ जाता है, जैसे कि स्वराजा एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, इंडियन नेशनलिज्म, नेशनैलिटी एंड एम्पायर और द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म। हाँ, मतलब इन नामों से ही साफ है कि वो सिर्फ ब्रिटिश शासन की बुराई नहीं कर रहे थे, वो राष्ट्रवाद को परिभाषित कर रहे थे। बिल्कुल। नेशनैलिटी एंड एम्पायर जैसी रचनाएं ये बता रही थीं कि भारत का राष्ट्रवाद कोई बाहर से आया विचार नहीं है, बल्कि ये इस मिट्टी की उपज है। उन्होंने एक वैचारिक जमीन तैयार कर दी, पर विचार जब तक पन्नों पर रहते हैं वो सिर्फ सिद्धांत होते हैं ना।
उन्हें असलियत में बदलने के लिए एक इंजन की जरूरत तो होती ही है। और वही इंजन बने लाला लाजपत राय। विपिन चंद्र पाल ने जो ब्लूप्रिंट बनाया उसे जमीन पर उतारने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम लाला जी ने किया। लाला लाजपत राय जी ने शेर पंजाब कहा जाता है। उनका नजरिया मुझे बहुत ही व्यवहारिक लगा। वो कैसे? मतलब उनका मानना था कि अगर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता लानी है तो शुरुआत शिक्षा से होनी चाहिए। 1886 में लाहौर में उन्होंने आर्य समाजी लाला हंसराज के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी डीएवी की स्थापना की। हाँ, डीएवी कॉलेज की स्थापना बहुत बड़ा कदम था। ये सिर्फ साक्षरता का अभियान नहीं था, ये एक पूरी पीढ़ी के दिमाग से अंग्रेजों की गुलामी निकालकर उन्हें आजाद सोच के लिए तैयार करने की एक प्रयोगशाला थी। हमारे स्रोतों में एक बड़ा ही दिलचस्प विश्लेषण है। कहा जाता है कि लाला जी का 30% योगदान डीएवी कॉलेज और शिक्षा में था, जबकि 70% राजनीतिक अभियानों में। अच्छा, ऐसा भी एक बंटवारा है? हाँ, ये दिखाता है कि वो एक ही समय में समाज भी बना रहे थे और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ भी रहे थे। फिर जब 1905 में उन्होंने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, तब तक वो एक जननेता बन चुके थे। पर पता है, मेरे लिए नोट्स में जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था वो था उनका ग्लोबल डिप्लोमेटिक टूर। वो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जरा सोचिए, 1900 के दशक की शुरुआत, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई खास विमान सेवा नहीं है, और एक भारतीय नेता जिसका देश गुलाम है वो इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और चीन की यात्रा कर रहा है। ये उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता थी। मतलब 1914 में इंग्लैंड जाना, फिर अमेरिका जाकर 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका और इंफॉर्मेशन ब्यूरो बनाना, ये तो विदेशी धरती पर अपना दूतावास खोलने जैसा था। बिल्कुल। लाला जी ये समझ गए थे कि ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत सिर्फ उसकी सेना में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उसकी छवि में है। छवि खराब करना जरूरी था। हाँ, जब वो अमेरिका गए या जब चीन के प्रधानमंत्री सन यात-सेन और जापान के प्रधानमंत्री आकुआके से मिले, तो वो दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहे थे। वो दुनिया को बता रहे थे कि ये सिर्फ एक आंतरिक विद्रोह नहीं है, ये मानवाधिकार का मुद्दा है। सही कहा। और पश्चिमी मीडिया में जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा था ना, इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसी को काटने का एक संस्थागत प्रयास था। ये बहुत ही आधुनिक सोच थी उनकी, और वहां रहते हुए भी वो रुके नहीं। अमेरिका में 1918 में यंग इंडिया का प्रकाशन किया, और इसके अलावा आर्य गजट, पंजाबी, वंदे मातरम और अंग्रेजी में द पीपल जैसे अखबारों से जुड़े रहे। पर जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो उनका एक अलग ही रूप है। उन्होंने इटली के क्रांतिकारी मैज़ीनी और भारत के छत्रपति शिवाजी की जीवनियां लिखी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि भारत की आजादी के आंदोलन में किसी दूसरे देश के क्रांतिकारी की कहानी का क्या काम? ये ना उनका एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, ब्रिटिश सरकार सीधे तौर पर बगावत की बात लिखने पर प्रतिबंध लगा देती थी। अच्छा, तो ये सेंसरशिप से बचने का तरीका था? एकदम। मैज़ीनी की जीवनी के बहाने लालाजी दरअसल भारतीय युवाओं को समझा रहे थे कि एक अत्याचारी सत्ता के खिलाफ क्रांति कैसे की जाती है, गुप्त संगठन कैसे बनाए जाते हैं। चालाकी से अपना संदेश दे रहे थे। और शिवाजी की जीवनी से उन्होंने याद दिलाया कि मुट्ठी भर लोग भी गुरिल्ला रणनीति से एक विशाल साम्राज्य को हिला सकते हैं। वो इतिहास का इस्तेमाल वर्तमान को जगाने के लिए कर रहे थे। कमाल है। और यही वो ऊर्जा थी जिसने उन्हें 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया। हाँ, वो लगातार मोर्चे पर डटे रहे। अंततः 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ जो साइमन गो बैक प्रदर्शन हुआ, उसमें सॉन्डर्स के लाठीचार्ज में वो घायल हुए और शहीद हो गए। उनकी शहादत ने ही तो भगत सिंह जैसे युवाओं में वो आग पैदा की। बिल्कुल। अब देखिए, विपिन चंद्र पाल की वैचारिक नींव और लाला लाजपत राय के इन वैश्विक प्रयासों के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी इस विचार को एक व्यापक जन आंदोलन में बदलने की। और ये काम महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया। हाँ, अगर हम तिलक के योगदान को देखें तो उन्होंने सांस्कृतिक लामबंदी का एक बहुत ही अभूतपूर्व मॉडल तैयार किया था। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। हमारे नोट्स के हिसाब से पहला मोर्चा तो शिक्षा ही था, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज। पर दूसरा मोर्चा जिसने मुझे सच में चकित किया वो था उत्सवों का राजनीतिकरण।
मतलब 1893 में गणेश उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव। ये तो एक बहुत ही शानदार लूप होल था। लूप होल कैसे? मतलब ब्रिटिश सरकार किसी राजनीतिक सभा पर पाबंदी लगा सकती थी, पर किसी धार्मिक उत्सव पर रोक लगाना तो सीधे विद्रोह को दावत देना था ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तिलक की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल थी। उन्होंने देखा कि लोग अपने घरों में बटे हुए हैं, उत्सवों के बहाने लाखों लोग एक साथ आने लगे, और मंच पर गणेश जी या शिवाजी की मूर्ति होती थी, लेकिन भाषणों में राष्ट्रवाद की बातें होती थी। हाँ, जो नाटक खेले जाते थे वो स्वदेशी के संदेशों से भरे होते थे। उन्होंने धर्म और संस्कृति को एक ऐसे राजनीतिक गोंद में बदल दिया जिसने पूरे समाज को जोड़ दिया। और इसके साथ ही वो एक तीसरे मोर्चे पर भी काम कर रहे थे, शारीरिक बल, अखाड़े बनाना, लाठी क्लब खोलना और गोहत्या विरोधी समितियां। क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ बौद्धिक ज्ञान काफी नहीं है, युवाओं में शारीरिक शक्ति होना भी जरूरी है। पर यहीं पर मुझे एक और बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है, और इसी वजह से मैंने शुरुआत में मांडले जेल की उस कोठरी का जिक्र किया था। अच्छा, वो कैसे जुड़ता है? देखिए, एक तरफ तिलक युवाओं को अखाड़ों में लाठियां चलाना सिखा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही आक्रामक और जमीनी रवैया है। हाँ। और दूसरी तरफ वो जेल की एकांत कोठरी में बैठकर वेदों पर अत्यंत जटिल और गहन दार्शनिक शोध कर रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान के बीचों बीच बैठकर गहरे ध्यान में चला गया हो। ये विरोधाभास नहीं है, ये उनके व्यक्तित्व की पूर्णता है। हमारे नोट्स में इसे जेल टू बुक मैट्रिक्स कहा गया है। जेल टू बुक मैट्रिक्स, बहुत दिलचस्प नाम है। हम इसे काल कोठरी से वैचारिक क्रांति भी कह सकते हैं। जब तिलक ने केसरी, जो मराठी में था, और मराठा, जो अंग्रेजी में था, उसमें ब्रिटिश सरकार की धज्जियां उड़ाने वाले तीखे लेख लिखे तो सरकार भड़क गई। बिल्कुल। 1908 में उन्हें 6 साल के लिए बर्मा की उसी मांडले जेल में डाल दिया गया। हुकूमत को लगा कि इस निर्वासन से तिलक की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। उस अमानवीय स्थिति में उन्होंने गीता रहस्य की रचना कर दी। हाँ। और ये सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक का कोई अनुवाद नहीं था ना, ये एक वैचारिक अस्त्र था। एकदम सटीक बात। गीता रहस्य में तिलक ने भगवत गीता की जो व्याख्या की ना, उसने पूरे देश की सोच बदल दी। उससे पहले गीता को सन्यास और वैराग्य के ग्रंथ के रूप में देखा जाता था। और तिलक ने उसे कैसे पेश किया? तिलक ने कहा कि गीता का मूल संदेश कर्म योग है। अन्याय के खिलाफ लड़ना, अपना अधिकार छीनना, ये सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि ये एक मनुष्य का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धर्म है। ओह, मतलब उन्होंने राजनीति को सीधा अध्यात्म से जोड़ दिया। हाँ, और ये सिलसिला सिर्फ मांडले तक नहीं रुका। यरमदा जेल में उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस जैसी जटिल शोध पुस्तक लिखी। पूना में वो 2 ओरियन लिख ही चुके थे। इन पुस्तकों के जरिए दरअसल वो अंग्रेजों के उस सिविलाइजिंग मिशन, यानी कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने के दावे की धज्जियां उड़ा रहे थे। बिल्कुल। वो वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ साबित कर रहे थे कि भारतीय सभ्यता अंग्रेजों से कहीं ज्यादा प्राचीन और समृद्ध है। और उनकी इस आक्रामकता का असर इतना गहरा था कि वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी किताब इंडिया अनरेस्ट में तिलक को सीधे तौर पर भारतीय अशांति का जनक कह दिया, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और तिलक का आत्मविश्वास देखिए, वो 1918 में शिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने सीधे लंदन पहुंच गए। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली को उन्हीं के घर में चुनौती, गजब है। अच्छा, इन सब के बीच ना स्रोत सामग्री में तिलक द्वारा स्वराज को समझाने के लिए एक पेड़ के रूपक का जिक्र है। वो बहुत गहरा लगा मुझे। हाँ, वो ट्री मेटाफर। अक्सर हम स्वराज को सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने तक सीमित मानते हैं, लेकिन तिलक का स्वराज तो मानव के सर्वांगीण विकास की बात कर रहा था। उनके स्वराज की अवधारणा बहुत ही व्यापक थी। उन्होंने इसे 2 हिस्सों में बांटा। पहला है आध्यात्मिक स्वराज्य, जिसे आप एक पेड़ की जड़ों के रूप में देख सकती हैं। जड़ें। ये व्यक्ति का आंतरिक उत्थान है, अपनी चेतना, संस्कृति और क्षमताओं पर अधिकार। ये जड़ें जितनी गहरी होंगी, इंसान उतना ही मजबूत होगा। और दूसरा हिस्सा है राजनीतिक स्वराज्य, जो उस पेड़ की शाखाएं हैं। बिल्कुल सही। राजनीतिक स्वराज्य का मतलब है अपने देश में अपना शासन। तिलक का तर्क था कि ये शाखाएं फल फूल नहीं सकती अगर जड़ें मजबूत ना हो। हाँ, बिना जड़ के पेड़ कैसे टिकेगा। और दूसरी तरफ राजनीतिक स्वराज्य हमें वो भौतिक स्वतंत्रता देता है जिसके बिना व्यक्ति अपना आध्यात्मिक विकास कर ही नहीं सकता। एक गुलाम इंसान कभी अपनी आत्मा का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। राजनीति और अध्यात्म का ऐसा संगम वाकई दुर्लभ है।
अब जब हम इस पूरी डीप डाइव को समेटने की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन सभी धागों को ना एक ऐतिहासिक तारीख के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। कौन सी तारीख? 1 अगस्त 1920। हमारे नोट्स इस दिन को एक बहुत बड़े मोड़ के रूप में दिखाते हैं। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। और इतिहास का ये कैसा अद्भुत संयोग है कि ठीक उसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें लाला लाजपत राय ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया था। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक स्पष्ट संकेत है। ये बताता है कि जो मंच इन तीनों ने तैयार किया था, उसी पर आगे की लड़ाई लड़ी गई। बिल्कुल। विपिन चंद्र पाल ने जिन क्रांतिकारी विचारों की नींव रखी, लाला लाजपत राय ने जिसे वैश्विक रूप दिया और बाल गंगाधर तिलक ने जिसे एक दार्शनिक आधार दिया, उसी स्वदेशी मंच पर खड़े होकर आगे का पूरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। उन्होंने एक ऐसा लॉन्च पैड तैयार कर दिया था जिसने आजादी की लड़ाई को अजय बना दिया। उनका स्वदेशी आंदोलन से विदेशी कपड़ों की होली जलाने तक सीमित नहीं था। हाँ, वो अपनी शिक्षा प्रणाली, अपनी संस्कृति और अपने बौद्धिक चिंतन पर गर्व करने का आंदोलन था। एकदम सही। तो हमारे सुनने वालों के लिए इस पूरी गहन चर्चा का सार क्या है? ये सिर्फ 100 साल पुरानी इतिहास की घटनाओं को याद करना भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन 3 महान विचारकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि जब परिस्थितियां सबसे ज्यादा विपरीत हों, चाहे वो मांडले की कालकोठरी हो या विदेश में निर्वासन, तब भी ज्ञान का सृजन और विचार का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है हम सब के लिए। और इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए ना, हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये है कि अगर आज से 100 साल पहले बिना किसी इंटरनेट के, बिना आधुनिक तकनीक के, ये विचारक जेलों की अंधेरी कालकोठरियों से इतनी जटिल किताबें लिख सकते थे और बिना सुविधाओं के अमेरिका, जापान जाकर कूटनीति का जाल बुन सकते थे, तो आज के इस युग में जहां हमारे पास जानकारी का असीमित भंडार एक क्लिक पर है, हम अपनी मानसिक ऊर्जा को किस महान विचार के लिए केंद्रित कर रहे हैं? क्या हम अपने ज्ञान के पेड़ की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं या सिर्फ जानकारी की उलझी हुई शाखाओं में खो गए हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।